बात कीजिए और टारगेट उसमें जो आपके सामने है वो बच्चे हों, तो उसमें भी बच्चे भी छोटे थोड़ा सा बड़े, हमको लगता है कि जो थोड़ा सा बड़े हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ इनके समझ में भी आएगा। तो पहले तो ये कि फैज़ थे कौन, तो फैज़ की पहचान जो है वो एक शायर थी। तो शायर कौन होता है, कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। कविता तुम लोग की किताब में कविता होती है ना, हर किताब में कुछ कविता होती है, तुम लोग भी कविता गीत गाते भी हो ना। तो ये फैज़ एक शायर थे। तो शायर तो बहुत से थे, आज भी सैकड़ों हैं। तो हम लोग फैज़ को क्यों याद कर रहे हैं? फैज़ में क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से हम लोग फैज़ को याद करने के लिए बैठ गए हैं और बातचीत उन पर कर रहे हैं? सर आए हैं, शशि जी आए हैं। तो थोड़ा सा उनको समझने के लिए कि उनको हम लोग क्यों याद कर रहे हैं, वो किस समय वो थे। आज हम लोग 2025 में यहाँ बैठे हुए हैं। आज से थोड़ा पीछे जाइए तो 1947 तक भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक, अंग्रेज़ यहाँ राजा थे, अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, शासन करते थे। ठीक है, समझ में आता है? उसके अंग्रेज़ों के शासन में ही फैज़ अहमद फैज़ पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई जैसे सब बच्चे करते हैं, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई की। तो उन्होंने दो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा। वो सब्जेक्ट था अंग्रेज़ी और अरबिक भाषा जिसको कहते हैं, अरबी भाषा तो आज अरब देशों में बोली जाती है वो भाषा, और इंग्लिश। इस दोनों में उनको बहुत कमांड था और उन्होंने आगे चल के कॉलेज तक पहुँच के दोनों विषय में, अरबी में भी और अंग्रेज़ी में भी, दोनों में भी एमए तक पढ़ाई की। एमए जो है मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए बहुत हाईएस्ट लेवल है, सबसे ऊंचा जो पढ़ाई का जो डिग्री होता है ना, जैसे मैट्रिक जानते हो ना, मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं, बीए करते हैं, तब एमए करते हैं। तो दोनों विषय में उन्होंने एमए किया था, इसलिए उनकी नौकरी हो गई एक स्कूल में, +2 वाले स्कूल में, जिसमें उन्हें पढ़ाने लगे। फिर चूँकि स्वभाव में उनके कुछ कविता थी, शायरी थी, तो कोई एक काम जम के कभी किया नहीं। शायरी करते थे, पढ़ाते थे। फिर कुछ दिनों के लिए फ़ौज में गए, फिर उसके पहले रेडियो स्टेशन में नौकरी की उन्होंने कुछ दिन। तो बदलते रहे, कभी फिर एक अखबार से भी जुड़ गए, जर्नलिस्ट भी रहे। अखबार निकलने वाले को जर्नलिस्ट बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं। ये सारे काम करते रहे। उसी बीच में क्या हुआ कि एक बड़ी घटना ये हो गई कि आज़ादी से 9 साल पहले, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे 9 साल पहले 1938 में, 36 में, 11 साल पहले 1936 में इंग्लैंड में बहुत से इंडियन जो स्टूडेंट्स लोग वहाँ पढ़ते थे, जो वहाँ इंग्लैंड में रह के पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों को एक जानकारी मिली, एक नई बात पता चली कि एक लेखकों का संगठन होना चाहिए। संगठन का काम क्या होगा, किस लिए लेखकों का संगठन होगा? कि जो दुनिया में साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद कहते हैं दूसरे पर कब्जा कर लेना। अब एक आदमी अपना घर में उसका तो है, जो है बगल वाले घर पर भी कब्जा कर ले, पीछे वाले घर पर भी कब्जा कर ले, दाहिने बाएं जितनी ज़मीन है सबको कब्जा कर ले। उसी तरह से कोई देश होता है जो दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, और भारत ही नहीं, 50 देश आज ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। ये साम्राज्यवाद था, इम्पीरियलिज्म कहते हैं अंग्रेज़ी में, साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद था, और जब साम्राज्यवाद होगा तो उसको कायम रखने के लिए जुल्म हो। आसानी से किसी का घर आप कब्जा कर लीजिएगा तो घर वाला आसानी से चुप नहीं रहेगा, आपसे लड़ेगा। तो उसको दबाने के लिए उस पर आपको गोली, बंदूक, लाठी आपको चलाना होगा। तो पूरी दुनिया में इसी तरह का माहौल था कि जो गरीब थे उनको ज़्यादा दबाया जा रहा था, जो थोड़ा सा कम गरीब थे उनको लालच दिया गया, जो थोड़ा सा पैसे वाले थे उनको दूसरे तरह से मिला लिया गया। किसी न किसी तरह से सब पूरी दुनिया नहीं, लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया पर साम्राज्यवाद फैला हुआ था। इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, और जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग जुल्म के शिकार हैं,
उनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए, इसके लिए लोग सोच रहे थे। तो उसमें ये बात आई कि हमारे पास कोई वैसा ये फौज तो नहीं है कि हम लड़ें उनसे, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम जो लिखते पढ़ते हैं, कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हम लोग उनके बारे में बात करें, जुल्म के खिलाफ बात करें, साम्राज्यवाद के खिलाफ बात करें, मजदूरों के खिलाफ के बारे में लिखें। उससे क्या होगा, उससे एक माहौल बनेगा। ये सोचने के बाद लेखकों का संगठन बना इंग्लैंड में ही। तो वहाँ कुछ जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उसमें अभी एक नाम आया, शशि जी ने नाम लिया, इन्होंने अर्पिता जी ने भी नाम लिया, वो सज्जाद ज़हीर का नाम था। सज्जाद ज़हीर को ये बात बहुत समझ में आई, बहुत अपील की, तो पसंद आई। हाँ, ये काम तो हम लोगों को भारत में भी, इंडिया में भी करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ जितने स्टूडेंट रह रहे थे, इंडियन स्टूडेंट जितने पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों को जमा किया और बातचीत की इसके बारे में। तो लोग तैयार हो गए। उसमें संयोग से हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें बंगाली भी थे, उसमें और भी दूसरे स्टेट के लोग भी थे। मिला जुला करके हर तरह के स्टूडेंट वहाँ इंडियन, सब इंडियन थे। उन लोगों ने मिल करके एक संस्था बनाई, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में PWA कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील लेखक संघ, जिसको शॉर्ट में प्रलेस कहते हैं। इप्टा जिसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रलेस के साथ उर्दू में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन कहते हैं। अलग अलग भाषा वाले अलग अलग ढंग से उसका नाम लेते रहे। PWA मान के चलो तो सबसे बेसिक है PWA। फिर वो भारत आके उन्होंने इस पर लोगों से बात की, घूम करके लोगों से चर्चा की इसके बारे में। जितने कवि थे, जितने लेखक थे, कहानी लिखने वाले, ड्रामा लिखने वाले, नावल लिखने वाले, कविता लिखने वाले, उन लोगों से मिले, उनसे इस पर चर्चा की। तो बहुत से लोग ने कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि 1936 में इलाहाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, लखनऊ में। इलाहाबाद में तो ये थे, प्रेमचंद थे, इलाहाबाद से आए। लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में हर जगह से जितने जो शायर, कवि, लेखक बुलाए गए। तो जब इसकी तैयारी हो रही थी तो सज्जाद ज़हीर और उनकी वाइफ जो थी रज़िया सज्जाद ज़हीर, और भी 2-3 लोग उनके साथ जगह जगह जाके घूम करके, मुल्क राजानंद, मोहम्मद तासीर, ये लोग घूम करके लोगों से मिल रहे थे, लेखकों से मिल रहे थे, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों से, जो लोग समझदार लोगों से मिल करके उनको बता रहे थे। उसी में फैज़ अहमद फैज़ से भेंट हो गई सज्जाद ज़हीर की, अमृतसर में। और भेंट होने के बाद सज्जाद ज़हीर और फैज़ बहुत एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे को समझने लगे, और फैज़ को उनकी बातें बहुत पसंद आई। वो उनके बहुत ही गहरे साथी बन गए, बहुत क्लोज साथी बन गए, और बहुत जगह उनके साथ भी गए। जहाँ जहाँ वो जाते थे लेखकों से मिलने के लिए, उसमें से बहुत सी जगह पर, पंजाब के इलाके में ज़्यादातर फैज़ भी साथ गए। और उसी में मोहम्मद तासीर की जो वाइफ थी वो फॉरेनर थी, और उनकी वाइफ की छोटी बहन थी एलिस, वो आई हुई थी और फैज़ से भेंट हुई। और फैज़ मोहम्मद तासीर की वाइफ की बहन थी, साली कह लीजिए, कि एलिस जो थी, एलिस जॉर्ज। तो फिर फैज़ से उनकी भेंट हुई और उसके बाद दोनों में बहुत दोस्ती हुई, दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। तो फिर उन लोगों ने शादी कर ली। तो उसके बाद से ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या प्रगतिशील लेखक संघ उस समय था, उसमें फैज़ उसके साथ जुड़ गए। तो हम ये पूछ रहे थे कि हम लोग फैज़ को क्यों याद करते हैं। फैज़ को इसलिए याद करते हैं कि कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग बहुत से थे, रेडियो स्टेशन में काम करने वाले भी बहुत से थे, जर्नलिस्ट भी बहुत से थे, शायर भी बहुत थे, सैकड़ों की तादाद में थे। लेकिन एक ऐसा शायर जो शायरी भी करता रहा और साथ साथ इस संगठन के साथ जुड़ करके, प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ करके, और फैज़ ने मज़दूरों के लिए काम किया, कंपनी में काम करने वाले कामगारों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया,
उनके बीच गए, उनके फ़ायदे की बात की, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए बहुत बहुत मुसीबत उठाई। और ये सारा करते हुए और इस सब को शायरी में भी उतारते रहे। सबसे जो अच्छी बात उनके साथ ये रही, अगर कहें कि उनका एक शब्द में फैज़ को बयान किया जाए, उसको संक्षेप में अगर रखा जाए फैज़ को, तो हमको लगता है कि अगर कहें कि फैज़ का दूसरा नाम था बैलेंस। किस तरह से तमाम चीज़ों को वो बैलेंस करते हैं। टकराव नहीं है कहीं कि हम चूँकि शायर हैं इसलिए हम ट्रेड यूनियन के साथ कैसे काम कर सकते हैं, या ट्रेड यूनियन वाले हैं तो फिर हम कॉलेज में जाके कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ जितने काम थे सबके साथ बैलेंस किया उन्होंने, और शायरी में भी बैलेंस किया। अभी दो बात कही है अर्पिता जी ने कि वो मोहब्बत के शायर थे, वो इनकलाब के शायर। दोनों कंट्रास्ट बातें हैं। मोहब्बत का शायर जो होगा वो मोहब्बत की बात करेगा, इनकलाब का शायर, क्रांति का शायर तो लड़ाई की बात करेगा, आग लगाने की बात करेगा, दुनिया को बदल देने की बात करेगा। लेकिन फैज़ का कमाल, बैलेंस का कमाल ये है कि वो एक साथ दोनों बात कर देते हैं, एक ही शेर में कर देते हैं। यही वजह है कि फैज़ बड़े शायर हुए। जब भारत को आज़ादी मिली, बंटवारा हो गया, तो चूँकि फैज़ का इलाका पाकिस्तान का था तो वो उधर रह गए, लेकिन वहाँ उनके साथ फिर बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ, जेल जाना पड़ा, बहुत सी मुसीबत उठानी पड़ी। फिर वो ज़्यादा बाहर रहने लगे, इंडिया पाकिस्तान से बाहर। इंडिया कई बार आते थे, इंडिया बहुत पसंद था, इंडिया के लोग उनको बहुत ही मानते थे। लेकिन उसके बाद वो आज फ़िलिस्तीन की बहुत चर्चा हो रही है, रोज़ अखबार में आता है, तो फ़िलिस्तीन के साथ जुड़े, वहाँ जितना जुल्म हो रहा था उस समय भी, आज भी हो रहा है, उनके साथ जुड़े, उनके लिए काम की। चूँकि वो, हमने पहले ही कहा था कि अंग्रेज़ी और अरबी दोनों भाषाओं पर उनका कमांड था, इसकी वजह से फ़लस्तीन में भी अरबी बोली जाती है, तो उनके लिए उनको काम करने में आसानी हुई और एक इंटरनेशनल फिगर बने। फैज़ उतने ज़रूरत नहीं है कि उतनी डिटेल में जाया जाए कि किस किस संस्था से वो जुड़े हुए थे, लेकिन इतना समझिए कि फैज़ उर्दू के शायर होते हुए, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शायर होते हुए, और एक इंटरनेशनल हैसियत तक पहुँचे, बहुत बड़ी हैसियत तक पहुँचे कि कई कंट्री में फैज़ को बहुत माना जाता था, बहुत उनके साथ लोग प्यार करते थे, उनको उनकी शायरी का सम्मान करते थे, और एक इज़्ज़त दिलाई उन्होंने इस इलाके को। यहाँ के लोग अच्छे वैल्यूज़ के लिए, अच्छी बातों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और एशिया से बाहर जाकर, अफ्रीका तक जा कर के और दूसरी जगहों पर जा कर के उन्होंने सारी बातें रखी। एक बहुत सम्मान हासिल किया अपने पूरी ज़िंदगी में उन्होंने, ये बहुत बड़ा कमाल था। शायरी भी उतनी ही अच्छी करते थे, और दूसरे संगठन का काम और तमाम काम उन सब करते थे। आदमी बहुत अच्छे थे। किसी ने, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई एक घटना भी फैज़ के ख़िलाफ़ लिखी है। हमने इतने दिन में एक घटना नहीं पढ़ी कि हाँ फैज़ ने किसी को डांटा हो, किसी से झगड़ा किया हो, किसी से बहस की हो, किसी को दुख दिया हो। एक घटना ऐसी कहीं नहीं मिलती है। ये जो कमाल का जीवन उनका था, तो शायर भी कमाल के थे, आदमी भी कमाल के थे। इसीलिए हम लोग उनकी शायरी भी सुनते हैं, आज भी शायरी सुनी जाती है। आज भी उनका बोल के लब आज़ाद है तेरे वहाँ लगा हुआ है उसका पोस्टर। वो JNU में जो बहुत पॉपुलर हुआ उस समय, हम देखेंगे, सब तुम लोगों को पता है, तुम लोग ने गाया है उसको। आज बाज़ार में पावा जौला चलो, ये तमाम नज़में जो उनकी हैं, ये सब बहुत ही स्वीट हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन साथ साथ सब में जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल सा शेर कहते हैं, लगता है बहुत ही नर्म, एकदम मुलायम सा शेर रहता है, लेकिन गौर कीजिए तो उसके अंदर फिर गहराई में जाइए तो शेर में आपको मानी मिलेगा, तो मालूम होगा कि नहीं ये बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, एक पोस्टर शायद उसका भी लगा हुआ है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब ये गुलशन क्या है, तो आप समझिए कि गुलशन जो है ये देश है, कारोबार मतलब इसका पूरा सिस्टम। अब ये जो सिस्टम चल रहा है
ये जो गुलशन का सिस्टम यानी देश का जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे कि चले भी आओ। किसको कह रहे हैं? ये उस सिस्टम को बदलने वाला जो इनकलाब है, जो क्रांति है, उसको बुला रहे हैं कि वो क्रांति आ जाती तो ये सिस्टम ठीक हो जाता। तब ये गुलों में, ये फूलों में रंग भर जाता। जो फूल हैं ये बेरंग हैं। यहाँ के रहने वालों के लोगों के चेहरे पर उदासी है। एक आदमी आज दुनिया में एक शादी पर कई हजार करोड़ खर्च करता है और कई हजार आदमी मिलकर के 1 करोड़ नहीं खर्च कर पाते हैं। तो जो ये कई हजार लोग जो हैं, कई करोड़ लोग जो हैं, इनका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ है, इनका चेहरा उदास है। इनके चेहरे पर रौनक कैसे आएगी? इनका चेहरा कैसे फूल की तरह खिलेगा? अब बाद नौबहार कहते हैं बसंत की हवा, नया जो बसंत आता है, मौसम अच्छा मौसम, फूल वाला मौसम जो आता है, उसकी जो हवा चलती है वो हवा बहुत ही सुहानी होती है। तो हवा अभी जो चल रही है, मतलब पूरे, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे अगल बगल के जितने देश हों, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था आज़ादी मिलने के बाद भी, वहाँ आज भी उससे भी वैसी ही हालत है या उससे भी बुरी हो गई। ये चाहते थे और उनके जितने मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि ये सूरत बदले, ये जो सिचुएशन है ये बदले, ये जो मुरझाए हुए फूल हैं ये खिल जाए। ये जो लू चल रही है, गर्म हवा चल रही, झुलसाने वाली हवा चल रही है, महंगाई चल रही है, ये तरह तरह की परेशानी चल रही है, ये सब ख़त्म हो जाए और अच्छा जीवन हो जाए। तो ये सुनने में लग रहा था कि फूल की बात हो रही है, गुलशन की बात हो रही है, चमन की बात हो रही है, लेकिन जब गौर कीजिए तो मालूम हुआ कि नहीं, ये यही बैलेंस है कि बात हो रही है बहुत ही सॉफ्ट। जब उसको गौर से देखिएगा, अंदर उतरिएगा तो मालूम हुआ कि नहीं, इसके अंदर भी बहुत सी बात कह गई। ये फैज़ के अलावा कोई नहीं कर पाए। सच्चाई है, थोड़ा बहुत किसी ने किया हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी जितना अच्छा फैज़ ने इसको निभाया जिस बैलेंस के साथ, वो किसी से नहीं हो सका। इसीलिए वो शायर इनकलाब भी हैं और शायर मोहब्बत भी हैं, दोनों हैं एक साथ मोहब्बत की भी बात है और एक साथ इनकलाब की भी बात है। यही उनकी महानता है, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। भाषण सुनने से और इस तरह की बातें सुनने से नहीं होगा। जितना मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, ताकि खुद से समझने की आदत डाले आदमी, और इस कोशिश करनी चाहिए कि जो लिखा हुआ है वो तो हमने पढ़ लिया, जो नहीं लिखा हुआ है वो उसके अंदर से कैसे हमारी समझ में आए, इसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। हम लोग भी करते रहते हैं। कभी कभी कोई शेर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद समझ में आता है कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, इसमें तो ये बात भी है। ये खूबी है फैज़ की, हर बड़े शायर की यही खूबी होती है कि वो एक बार में अच्छा लगता है, दूसरी बार में समझ में आता है, तीसरी चौथी बार में वो आपको बहुत ही इम्प्रेस करता है। तो फैज़ भी ऐसे ही शायर थे। हम लोग उनको याद करते हैं, करते रहेंगे और चाहते हैं कि जैसी दुनिया वो चाहते थे वैसी दुनिया हम लोग बनाने में कुछ अपना योगदान दे पाएँ।